अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फॉर द चैप्टर ऑफ पोस्चर फ्रॉम द बुक ऑफ काइनेजियोलॉजी बाय डीना गार्डनर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पोस्चर की बेसिक्स को डिस्कस किया है एंड इनएक्टिव एंड एक्टिव पोस्चर, स्टैटिक एंड डायनामिक पोस्चर, और उसके बाद जो पोस्चरल मैकेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली गुड एंड बैड पोस्चर के ऊपर फोकस करेंगे। सो अगर हम गुड पोस्चर को डिफाइन करें, दैट द पोस्चर इज सेड टू बी गुड व्हेन इट फुलफिल्स द पर्पस फॉर व्हिच इट इज यूज्ड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम एफर्ट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि गुड और बैड पोस्चर के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जिस पर्पस के लिए पोस्चर को बनाया गया है उस पर्पस को फुलफिल किया जा रहा है और विद मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आपने किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कोई पोस्टर बनाया है और उसमें एफिशिएंसी मिनिमम है, एफर्ट मैक्सिमम लग रही है और आपका पर्पस भी सही से फुलफिल नहीं हो रहा, तो दैट इज बैड पोस्चर। और अगर आपका जो एफर्ट है वो मिनिमम लग रही है, एफिशिएंसी मैक्सिमम है और आपका जो पर्पस है जिसके लिए आपने पोस्टर बनाया है वो फुलफिल हो रहा है, तो दैट इज नोन एज गुड पोस्टर। As the physical characteristics of no two people are identical, the precise pattern of good posture must vary with individual. It is possible, however, to generalize to some extent. अब ये बात important है समझना कि हर इंसान की जो physical characteristics हैं वो different हैं, तो इस वजह से आप कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते कि अगर इस चीज पे कैटेगरी लाइक इस कैटेगरी के अंदर पोस्चर आएगा तो दैट इज गुड, अदरवाइज इट इज बैड। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हर शख्स का गुड पोस्चर वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। कुछ चीजें हैं जिसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीजों के अंदर पर्सन टू पर्सन गुड पोस्चर वेरी कर सकता है। For example, in the erect posture, the alignment of specific parts of the body usually leads to perfect balance of one segment upon another, a state which can be maintained with the minimum of muscular effort and which is aesthetically pleasing to eye. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो इरेक्ट पोस्चर की दी गई है कि अगर एक शख्स इरेक्ट स्टैंडिंग में है और उसके बॉडी पार्ट्स की अलाइनमेंट एक दूसरे के ऊपर ठीक तरह से है, तो जो आपका पोस्चर है वो मिनिमम मस्कुलर एफर्ट के साथ मेंटेन किया जा सकता है और वो पोस्चर एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है। आप अज्यूम करें कि एक शख्स है और उस वो इरेक्ट स्टैंडिंग में खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन उसके शोल्डर्स राउंडेड हैं, फॉरवर्ड हैं, जो नेक है वो फ्लेक्स्ड है, गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है और बैक के अंदर हंच है, तो इसको हम गुड पोस्चर नहीं कहेंगे, ना ही ये एस्थेटिकली प्लीजिंग है और इसके अंदर मस्कुलर एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी और एफिशिएंसी भी उसकी मिनिमम होगी। यहाँ पे अगर आप सिटिंग के ऊपर देखें तो सिटिंग के अंदर एक पोस्चर है कि जिसके अंदर आपकी बैक स्पोर्टेड है, आपकी यहाँ से थाइज एंड नीज स्पोर्टेड हैं और फुट आपका जो है वो स्पोर्टेड है। और एज कंपेयर टू दूसरी जो ये फिगर है जिसके अंदर बैक आपकी हंच्ड है, नाई फुट प्रॉपर्ली स्पोर्टेड है, जो नी और हिप का एंगल है वो भी डिस्टर्ब्ड है, तो दैट इज कॉल्ड एज बैड पोस्चर एंड दैट इज नोन एज गुड पोस्चर। As dynamic postures involve constant readjustment to maintain the efficiency of posture background throughout the progress of movement, they are much more difficult to assess. ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंस को पढ़ा था कि व्हाट इज स्टैटिक पोस्चर एंड व्हाट इज डायनामिक पोस्चर। तो डायनामिक पोस्चर बेसिकली अगर हम लिफ्टिंग की बात करें कि अगर आप फ्लोर से कोई भी चीज़ को उठा रहे हैं तो हर मूवमेंट के ऊपर आपका पोस्चर डिफरेंट है और क्योंकि बार बार आपका पोस्चर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इस डायनेमिक पोस्चर की असेसमेंट भी थोड़ी सी मुश्किल है। In many activities, however, the same alignment of the various segments of the body, which is satisfactory in the erect static posture, forms the basis from which these adjustments are made. For example, in walking or sitting and writing. अब इसके अंदर हम स्टैटिक पोस्चर से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग पोजीशन होगी और उस पोजीशन के अंदर से कोई बॉडी की अलाइनमेंट होगी। जैसे अगर लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग अगर आपने फ्लोर से कोई चीज़ उठानी है तो जो स्टार्टिंग मूवमेंट होगी वो सिटिंग होगी और उसके बाद जो एंडिंग मूवमेंट होगी वो स्टैंडिंग होगी। तो आप उन मूवमेंट्स को एनालाइज करके उसकी बेस के ऊपर
गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आपकी बॉडी की पोजीशन हर जगह पर कैसी होनी चाहिए, हर मूवमेंट पे कैसी होनी चाहिए कि आपका जो डायनामिक पोस्चर है वो गुड रहे। In the erect position, the plane of this alignment is vertical, but in many dynamic posture, it is inclined or even horizontal, in which case the effect of gravity on the various body segments is altered and the muscle work required to maintain the alignment is adjusted accordingly. इस चीज़ को आपने समझना, जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है, अगर आपकी बॉडी सिटिंग पोजीशन में है, इरेक्ट पोजीशन में है तो डिफरेंट है। अगर आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली डायनेमिक मोशन, डायनेमिक पोस्चर की अगर हम बात करें कि बॉडी मूव कर रही है, तो आपका जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है वो वेरी करता है। मतलब अगर आप ये फिगर्स हैं 1 2 3 4 5, इसके अंदर बॉडी की पोजीशन देखें, हर इस गेट के अंदर हर मूवमेंट के ऊपर पोजीशन डिफरेंट है, और हर पोस्चर के पास जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो डिफरेंट है। कुछ जगह पे ग्रेविटी आपको इतना फोर्सफुली नहीं खींच रही है अपनी तरफ, और कहीं ग्रेविटी ज़्यादा फोर्सफुली खींच रही है। तो अगर ग्रेविटी की फोर्स आपकी बॉडी पे ज़्यादा लग रही है ड्यू टू प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, तो आपके जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर ग्रेविटी की फोर्स कम लग रही है तो आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स को काम करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पोस्चर कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है। अब अगर हम डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर की तरफ आएँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं गुड पोस्चर के डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला है स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, देन देयर इज गुड हाइजीनिक कंडीशंस, अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेंटी ऑफ नेचुरल फ्री मूवमेंट एंड इमोशन एंड मेंटल एटीट्यूड। इन सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इमोशन एंड मेंटल एटीट्यूड, या आप साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड कह लें इसको। द इमोशन एंड मेंटल एटीट्यूड्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम एज अ होल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द पोस्चर ऑफ द इंडिविजुअल। इस चीज को आप समझे कि एक शख्स है जो कि किसी भी बात को लेकर परेशान है, और एक शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा खुश है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उस शख्स को देख के, बैठे हुए देख के या खड़े हुए देख के या चलते हुए देख के बता सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आप पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ हुआ है? ऐसा आपको क्या चीज़ आप सेंस करते हैं कि आप उनसे पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसकी रीज़न ये है कि जब आपका जो इमोशन और मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी-सी उदास हो जाती है। आपका जो बॉडी पोस्चर है वो इरेक्ट नहीं होता, स्लाउच सा पोस्चर हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो उस एक्सप्रेशन की बेस पे आप कह सकते हैं कि जो शख्स है वो कुछ परेशान है। इसी तरह जब उदासी के अंदर पोस्चर डिफरेंट है, तो जब कोई इंसान खुश होता है तो उसका पोस्चर फिर डिफरेंट होता है। उसकी वॉकिंग पैटर्न डिफरेंट है, उसका बैठने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, उसका बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। Joy and happiness and confidence are stimulating and are reflected by an alert posture in which the positions of extension predominate, जैसे अभी हमने बात की। Conversely, unhappiness, conflict, and a feeling of inferiority have just the opposite effect and result in postures in which the positions of flexion are most conspicuous। कि ये जो अभी हम डिस्कस किया कि अगर उदासी है, जैसे कि ये फिगर में देखें, एक शख्स खुश है तो किस तरह से अलर्ट बैठा है, और ये फीमेल उदास है तो इसकी बॉडी पोस्चर कैसा है। This connection between mental and physical attitudes have always been recognized and used in dancing and on the stage. The mental attitude certainly affects the physical either temporarily or permanently. ये आपकी बुक में बताया गया है कि डिफरेंट जगह के ऊपर, जैसे डांसिंग है या और भी ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके अंदर आपके मेंटल एटीट्यूड और इमोशंस का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर आपका मेंटल एटीट्यूड अच्छा है, इमोशनली आप ठीक हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आपकी इमोशंस और मेंटली एटीट्यूड ख़राब है। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, जो कि ऑथर हमें अर्ज करता है कि आप इस बारे में सोचें, दैट इज़ इट नॉट पॉसिबल दैट दिस कैन आल्सो हैपन इन रिवर्स? इन अदर वर्ड्स, दैट कैन नॉट अ फिजिकल एटीट्यूड अडॉप्टेड कॉन्शियसली अफेक्ट द मेंटल एटीट्यूड? इस बात को समझें। सवाल ये है कि अगर आपके मेंटल एटीट्यूड खराब होने की वजह से, उदास होने की वजह से आपका पोस्चर खराब हो रहा है, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने पोस्चर को अच्छा कर लें, तो उस अच्छे पोस्चर की वजह से आपके मूड पे अच्छा असर पड़ना शुरू हो जाए? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके ऊपर आप लोगों की क्या थॉट्स हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्स्ट था हमारे पास साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, इमोशन, मेंटल एटीट्यूड, देन देयर इज गुड हाइजीनिक कंडीशन।
Good hygienic condition, particularly with regard to nutrition and sleep, are essential for a healthy nervous system and for the growth and development of bones and muscle. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं, अगर वो अच्छी नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपके मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और पोस्चर ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमने काम करना है। Then there is opportunity for plenty of natural free movement. In addition, the opportunity for plenty of natural free movements also encourages the harmonious development of skeletal muscles. Activities which are much enjoyed by the normal healthy child at play, for example, running, jumping, and climbing, are those in which movements of active extension predominate. अब ये पॉइंट है कि जब इंसान जिस इन्वायरमेंट के अंदर है उधर उसकी अपॉर्चुनिटी उसके पास कितनी है फ्री मूवमेंट करने की, एक्सरसाइजेस की क्या रूटीन है, उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्या वो फ्री मूवमेंट नेचुरली परफॉर्म करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता तो उसको करना चाहिए। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग है, इनके अंदर आपकी एक्सटेंशन की मूवमेंट्स प्रेडोमिनेट करती हैं, और एक्सटेंशन हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स रिस्पॉन्सिबल ऑन मूवमेंट्स के लिए और वो गुड पोस्चर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ तक हमने बात की गुड पोस्चर की, हमने पढ़ा कि गुड पोस्चर किसको कहते हैं, गुड पोस्चर की डेवलपमेंट की क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे गुड पोस्चर अफेक्ट कर सकता है काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को। अब हम बात करेंगे पुअर पोस्चर की। वही अगर हम गुड पोस्चर की डेफिनेशन को रिवर्स कर दें तो ये हमारे पास पुअर पोस्चर की डेफिनेशन बन जाती है। द पोस्चर इज पुअर व्हेन इट इज इनएफिशिएंट, दैट इज व्हेन इट फेल्स टू सर्व द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज डिजाइंड, और इफ एन अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मस्कुलर एफर्ट इज यूज्ड टू मेंटेन इट। मतलब मिनिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम मस्कुलर एफर्ट है, और जो पर्पस है जिसके लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है वो भी फुलफिल नहीं किया गया। Faulty alignment of the body segments in the erect position may lead to the necessity for additional muscle work to maintain balance. और अगर आपका पोस्चर पुअर है जैसे कि यहाँ पे है, तो ना सिर्फ उस पुअर पोस्चर वो एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग है, बल्कि उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी के बाकी जो मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और उस एक्स्ट्रा काम की वजह से एफिशिएंसी और डिक्रीज होती है और एफर्ट और ज़्यादा लगती है, जो कि फर्दर वर्सन कर देता है पिक्चर को। On the other hand, efficient compensation may take place, in which case no additional muscular effort is required, but the attendant ligamentous strain or cramping of the thoracic movement are disadvantages which cannot be ignored. मतलब अगर वो गुड पोस्चर होता तो हमें उस एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, हमें उस कंपनसेटरी एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि पोस्चर गुड नहीं है तो अब लिगामेंट्स के ऊपर भी स्ट्रेन आ रहा है और जो थोरेसिक मूवमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, मोस्टली इन स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर। In addition, postures which involve a marked increase in any or all of the curves of spine are aesthetically displeasing. Clothes do not fit these subjects well, and this may itself have an unwelcome psychological reaction। कि इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि एक तो पुअर पोस्चर एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता देखने में, क्लोथ्स की फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ सकता है। The purpose of the dynamic posture is to serve as an efficient and adaptable background to the movement. Posture patterns which do not fulfill this function impede and reduce the efficiency of the movement and therefore must be considered poor. अगर हमने बात की थी दो तरह के postures मेनली थे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक पोस्चर के अंदर बॉडी आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। डायनामिक पोस्चर के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट होती है, और बॉडी एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में शिफ्ट होती है। तो जब हम गुड और बैड पोस्चर की बात करेंगे तो उसको भी उसी तरह ही हम डिवाइड करेंगे कि स्टैटिक पोस्चर भी गुड और बैड हो सकता है और डायनामिक पोस्चर भी गुड और बैड हो सकता है। तो डायनामिक पोस्चर को अगर हम गुड और बैड देखें तो जिस फंक्शन के लिए, जिस पर्पस के लिए वो डायनामिक पोस्चर, जैसे अब टेनिस खेल रहे हैं तो टेनिस के अंदर सर्व करते हुए डिफरेंट पोस्चर्स हैं, अगर वो पोस्चर बुरा है और वो सर्व प्रॉपर नहीं हो रही उस पोस्चर से, या आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आ रही है, सो दैट इज अ बैड पोस्चर। और अगर वो पोस्चर अपना पर्पस फिल कर रहा है, वो डायनामिक पोस्चर, दैट इज अ good posture. Tension in muscle other than those required to act either to produce movement or to maintain posture hinders the efficiency of both and waste energy. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसे मसल जिनका गुड पोस्चर में कोई काम नहीं है, अगर आपने पोस्चर अपना खराब किया है तो उनको
फजूल में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, और जब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी उसकी वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। Factors which predispose to the poor posture. The causes of poor posture are often very obscure, and even if they are known, are difficult to remove. The factors which most often contribute to the establishment of an inefficient posture pattern are mental attitude of the patient, poor hygienic conditions, general debility after a constitutional illness, prolonged fatigue. अब ये causes हैं जो कि poor posture की हो सकती हैं। सबसे पहली है मेंटल एटीट्यूड। अगर पेशेंट का मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, पेशेंट उदास है, परेशान है, किसी भी वजह से, उसकी वजह से आपका पोस्चर खराब हो सकता है। हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। गुड पोस्चर में स्लीप और न्यूट्रिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर स्लीप डिप्राइव्ड है शख्स और उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छी नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, तो पोस्चर बैड हो सकता है। जनरल डेबिलिटी आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशनल इलनेस, के मसल्स वीक हो गए हैं, कोई बीमारी हुई है, कोई सिस्टेमिक डिजीज हुई है जिसकी वजह से मसल्स वीक हैं, और मसल्स वीकनेस की तरफ वजह से उस गुड पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकता, तो इससे पोस्चर बैड है। एंड देन देयर इज प्रोलॉन्ग फटीग, कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से बॉडी थक गई है, या डेली एक्टिविटीज ऐसी हैं कि मसल्स फटीग में जाते हैं और इस वजह से पोस्चर को सही से मेंटेन नहीं कर पाते, दैट इज ऑल्सो अ कॉज। Local factors lead to muscular disturbances and alter the postural pattern but do not necessarily reduce its efficiency under the circumstances. अब local factors कौन कौन से हो सकते हैं जो कि poor posture को contribute कर सकते हैं? उसमें localized pain है, किसी खास जगह पर दर्द है, उस दर्द को avoid करने के लिए body अपने posture को compensate करती है और posture खराब कर सकती है ताकि दर्द को avoid किया जा सके। Then there is muscular weakness, जैसे भी हमने डिस्कस किया। Then there is occupational stresses, के वर्क स्टेशन ऐसा है, काम ऐसा है कि उसकी वजह से पोस्चर खराब हो रहा है। डेस्क की हाइट ठीक नहीं है, लैपटॉप की स्क्रीन ठीक नहीं है, या जो डेली काम है, जो अगर कोई काम को लिफ्टिंग का काम है तो वो वेट बहुत ज़्यादा है, इनएफिशिएंट पैटर्न्स हो रहे हैं, उसकी वजह से पुअर पोस्चर है। लोकलाइज्ड टेंशन विच सर्व्स नो यूजफुल पर्पस, अगर बॉडी में लोकलाइज टेंशन है जिसका कोई खास पर्पस नहीं है, उसकी वजह से पोस्चर पुअर हो सकता है। इफ दिस altered pattern of posture is continued after the cause for which it is removed, it must be regarded as a posture defect. अगर किसी भी वजह से आपका पोस्चर खराब है और उस कॉज को रिमूव किया कर दिया गया है, लेकिन वो इतनी देर तक कॉज परसिस्ट की है कि अब वो पोस्चर ठीक नहीं हो रहा, तो इस चीज को हम कहते हैं पोस्चरल डिफेक्ट। A faulty idea of what constitutes a good posture may also lead to the establishment of an inefficient pattern by repeated voluntary effort. ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर एक शख्स को पता ही नहीं है कि गुड पोस्चर क्या होता है, और उसको बैड पोस्चर जो किसी ने बताया या उसने कहीं से समझा कि यही गुड पोस्चर है, तो वो अपनी तरफ से जो पोस्चर मेंटेन कर रहा है वो गुड ही है, लेकिन असल में वो बैड पोस्चर है। मतलब उसको एक सही चीज पता ही नहीं है। जैसे अगर कोई भी हम स्किल की बात करें, कोई बॉलिंग करनी है अगर क्रिकेट के अंदर, और एक शख्स को सिखा दिया जाता है कि इस तरह से बॉल फेंकोगे तो ये लीगल बॉलिंग एक्शन है और ये ठीक है बिल्कुल, और असल में वो तरीका गलत है, तो जो बॉलर है वो तो यही समझता आएगा कि वो सही से बॉलिंग करवा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उसे गलत तरीके से जज कर रहे हैं। तो फॉल्टी आइडिया होना किसी भी चीज़ का, जब तक आप उस आइडिया को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप उस कॉज को नहीं निकाल सकते। तो अगर फॉल्टी आइडिया है तो पहले आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि गुड पोस्चर असल में क्या होता है, आपकी पोस्चर की डेविएशन क्या है, और इसको आप किस तरह से वापस ठीक कर सकते हैं। सो दैट वाज गुड एंड बैड पोस्चर। अब हमारे पास जो लेक्चर 3 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्चर री एजुकेशन। पोस्चर की बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके, पोस्चर की टाइप्स डिस्कस कर चुके, गुड एंड बैड पोस्चर डिस्कस कर चुके, उनकी कॉजेज को डिस्कस कर चुके। तो अब हमने सिर्फ पढ़ना है कि अगर हमारे पास पेशेंट आया है, उसका पोस्चर ख़राब है, तो हम उसको री एजुकेट कर कैसे कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम री एजुकेट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।